तो बहुत दिनों बाद हम फिर से लौट आए हैं केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ। आज हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है होमोलोगस सीरीज़ से। तो चलिए बात करते हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है? सबसे पहले सीरीज़ क्या है? सीरीज़ मतलब एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है। जैसे कि हमने मैथ्स में किया था एपी क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस है जहाँ पर एक के बाद एक नंबर्स आते रहते हैं और हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में किसी ना किसी डिजिट का डिफरेंस होता है और वो फिक्स्ड रहता है ना। जैसे कि अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं और एपी की बात ना करूं, तो सीक्वेंस में सपोज 1 3 फिर 5, अच्छा 1 3, फिर सपोज मैंने लिखा 1 3, फिर 6, फिर 10, फिर 10 के बाद फिर मैंने लिखा 15। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 5। तो ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। वैसे ही होमोलोगस सीरीज़ भी एक सीक्वेंस ही होता है और ये एल्केन का भी हो सकता है, एल्कीन का भी हो सकता है, या फिर एल्काइन का भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो अभी कैसी बातें करेंगे यहाँ पर देखो। तो सपोज मैंने एल्केन का एक सीरीज़ लिया, एल्केन का सीरीज़, ठीक है। एल्केन का सीरीज़ का मतलब क्या है? अच्छा, सबसे पहले एल्केन में क्या आता है? CH4, ओके, CH4। CH4 के बाद क्या आता है? C2H6, इथेन। फिर प्रोपेन, है ना, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, ठीक है। ऐसे करते करते ये है हमारा एल्केन सीरीज़। और अगर तुम इस वाले यहाँ से यहाँ का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे या फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालोगे, तो तुमको देखने को मिलेगा कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो अंतर है वो CH2 के बराबर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर CH2 प्लस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। सिमिलर केस में इथेन से प्रोपेन तक का जो डिफरेंस है वो भी CH2 ही है। अगर हम फिर से देखें, प्रोपेन से ब्यूटेन तक का जो डिफरेंस है वो CH2 है। सिमिलर केस में प्रोपेन से ब्यूटेन से पेंटेन के बीच में जो अंतर है वो CH2 है। मतलब अगर तुम CH4 में, ठीक है, CH4 में अगर तुम CH2 को थोड़ा ऐड करोगे तो 2 कार्बन हो गए C2 और 6 हाइड्रोजन C2H6। क्लियर। फिर से तुमने CH2 ऐड किया तो 3 कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन हो जाएंगे 8। तो देख ही सकते हो तुम। मतलब इन सब के बीच में एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक फिक्स्ड यूनिट है जो कि किसके बराबर है? CH2 के बराबर है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई साहब मीथेन और इथेन के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो तुम बोलोगे भाई CH2 का डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ भाई साहब ब्यूटेन और पेंटेन के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो तुम बोलोगे भाई CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, अच्छा, ये तो समझ में आ गया CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ओके, अब CH2 भी कह सकते हो या फिर इसका मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हो। CH2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे? क्लास 10 में पढ़ा था। कार्बन का मास कितना है? एटॉमिक मास 12। हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1 है प्लस, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 1 × 2, जो 14 यूनिट। यूनिफाइड मास कहते हैं इसको, है ना। पहले AMU था, ठीक है, अब ये हो गया यूनिफाइड मास। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मीथेन और इथेन के बीच में 4 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है। मैं ऐसा कह सकता हूँ इथेन और प्रोपेन के बीच में 4 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है। ओके, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में 4 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है।
या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ब्यूटेन और पेंटेन के बीच में 4 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है। तो गौर से देखो, एक सीक्वेंस की तरह ये चल रहा है और हर एक नंबर के बीच, हर एक यू कैन से एक टर्म कह सकते हो अभी के लिए, ठीक है, इसको टर्म मान सकते हो। तो हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड है, CH2 CH2 CH2, ठीक है। मतलब या फिर कह सकते हो 4 यूनिफाइड मास 14 यूनिफाइड मास 14 यूनिफाइड मास। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सीरीज, इसको इसलिए इसको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। अब ये एल्केन सीरीज था, ठीक है। अब ये एल्कीन में भी हो सकता है। तो एल्कीन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? ईथीन से। ईथीन का फॉर्मूला क्या है? ईथीन का फॉर्मूला है C2H4, ये है ईथीन का फॉर्मूला। अब इसके बाद प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6। फिर आता है अपना प्रोपीन के बाद ब्यूटीन C4H8। फिर पेंटीन C5H10, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, C6H12, ये है हेक्सीन, ओके। अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 है, मतलब 1 कार्बन ऐड हुआ। यहाँ पर 4 कार्बन थे, यहाँ पर 6 कार्बन है, कितना ऐड हुआ? 2 हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन बोल रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ देखो भाई, फिर से CH2 यूनिट का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। इनके बीच में फिर से भाई वही CH2 यूनिट का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी सीरीज़ में है और इस नाम का है, इस सीरीज़ का नाम है होमोलोगस सीरीज़। तो इनके बीच में कह सकते हैं CH2 यूनिट का डिफरेंस है, या फिर 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस है। क्लियरली यहाँ पर भी सेम है, CH2 यूनिट या फिर 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस। क्लियरली यहाँ पर भी सेम, CH2 यूनिट या फिर 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस। यहाँ भी सेम, CH2 या फिर 14 यूनिफाइड मास का डिफरेंस, ठीक है। तो एल्केन का हो गया, तुम एल्काइन का कर लेना, ठीक है, तुम एल्काइन का कर लेना, ठीक है, सेम ही होगा, ओके। अब देखो होमोलोगस सीरीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ओके। क्या क्या है फीचर्स, आइए देखते हैं। फीचर्स ये है, तो आइए बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि होमोलोगस सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टी है कि एनी टू एडजेसेंट compounds differ by CH2 यूनिट। अगर आप इस होमोलोगस सीरीज में कोई भी 2 पास वाले, मतलब कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस देखें तो वो एक दूसरे से CH2 यूनिट से डिफ़र करते हैं। मतलब इनके बीच में डिफरेंस है CH2 यूनिट का। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस CH2 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस CH2 यूनिट, इसमें भी देख सकते हो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस CH2 यूनिट, या फिर कह सकते हो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस CH2 यूनिट, ओके। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा है, या फिर कह सकते हो कि डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स इज़ 14U। मतलब इस वाले कंपाउंड का और इस वाले कंपाउंड दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, उन दोनों के मॉलिक्यूलर मास के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 14 यूनिफाइड मास का होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 12 + 4 × 1 मतलब 16U। और ईथेन का देखते हैं, इसका 16U, ओके। ईथेन का देखते हैं, 2 बार कार्बन है तो 24 और ये 6 तो 30, ठीक है। अब गौर से देखो, ये 30U है, ये 16U है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 30 - 16 कितना हो जाता है? 14U, क्लियर। तो कोई भी 2 मेंबर्स कंसेक्यूटिव या फिर सक्सेसिव, ओके, कोई भी 2 मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मास में जो डिफरेंस होता है वो होता है 14U। या फिर ऐसा कह सकते हो कि कोई भी 2 कंपाउंड्स, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद होमोलोगस सीरीज में एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि ऑल कंपाउंड्स इन ए होमोलोगस सीरीज
in a homologous series show same chemical properties। तो होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स इंक्लूडेड है, जैसे कि एल्केन सीरीज में जितने भी आपको कंपाउंड मिलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, वो सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबका सेम है, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब यह है कि उन सबका सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उस सीरीज़ में, एल्केन सीरीज़, एल्कीन सीरीज़, अल्कोहल का सीरीज़ भी होता है, बहुत कुछ सीरीज़ होता है। ठीक है, तो जितने भी कंपाउंड्स इंक्लूडेड हैं उसमें, उस सीरीज़ में, सब अपना सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उन सब का सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका है, मतलब होमोलोगस सीरीज़ के कंपाउंड्स में, कि ऑल कंपाउंड्स इन ए होमोलोगस सीरीज़ show gradual change in their physical properties, with increase in molecular mass, अब गौर से देखो, होमोलोगस सीरीज़ में, किसी भी तरीके के होमोलोगस सीरीज़ में जो अपना कंपाउंड्स होते हैं उन सब का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे? जैसे जैसे तुम नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता रहेगा। वाई सो? बिकॉज यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। यहाँ का मॉलिक्यूलर मास हमें 16U दिखा था, इसमें इसका कितना होगा? 14 प्लस का 30U, इसमें कितना होगा? 44U, इसका कितना होगा? 58U, इसका कितना होगा? 72, अच्छा 72 होगा क्या? हाँ 72U। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मतलब वज़न बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। तो इसी कारण से जैसे जैसे नीचे जा रहा है कंपाउंड, मतलब बढ़ता जा रहा है कंपाउंड सीरीज में, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, उतना उतना मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, क्वांटिटी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है बिकॉज मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। ओके, और आपको ये बात भी याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से इफेक्ट कौन होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपको बात याद रखना है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, बिकॉज मास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। मतलब कि जितना तुम नीचे जाते रहोगे सीरीज़ में, मतलब आगे बढ़ते रहोगे सीरीज़ में, उतना तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग मिलेंगे तुमको कंपाउंड्स के, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है सबका। ठीक है, केमिकली सब कुछ सेम है, लेकिन फिजिकली थोड़ा अलग अलग होता रहेगा, और इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, सपोज मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, फिर ईथेन का बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ऐसे। ठीक है, बस इतना ही है होमोलोगस सीरीज, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा सरल सा टॉपिक है। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है, वो है आइसोमार्स। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म और आइसोमार्स में क्या डिफरेंस है? आइसोमेरिज्म एक फेनोमेनन है, और इस फेनोमेनन को शो करने वाले जो जो कंपाउंड्स होते हैं
उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। सॉरी, फिर से गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। फेनोमेना of having two or more different structures having different properties but same molecular formula is known as isomerism. And the structures so obtained are known as isomers. ठीक है, तो ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन भाई उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मतलब ये स्ट्रक्चर, सपोज हमारे पास एक स्ट्रक्चर ए है, ठीक है, और स्ट्रक्चर बी है, दोनों अपने से बहुत अलग अलग हैं, ठीक है, बहुत बहुत डिफरेंट है, लेकिन देखा गया कि इसका जो फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों सेम निकले, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है भाई। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं प्यार से आइसोमर्स। तो आइसोमर्स से क्या पता चला? आइसोमेरिज्म से हमें एक बात याद रखना है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर्स कंपाउंड्स के सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, मतलब दो ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड किया गया है इनको। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। चलिए, तो आइसोमर्स का दो ब्रॉड डिवीजन है। इसमें से देखो, इसको हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है। ओके, तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो। इसका एक और तरीके से भी कह सकते हो इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और दूसरा है स्टीरियो, ब्रैकेट में लिखो स्पेशियल, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो स्पेशियल। तो स्पेशियल हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टीरियो मतलब स्पेशियल हमारे सिलेबस में नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सबके नाम। तो उसमें से बस कुछ ही हमारे भाग्य में है, कुछ मतलब सिर्फ एक, और वो क्या है आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, तो पहले स्टीरियो का लिखते हैं। ठीक है, स्टीरियो में क्या क्या है, स्टीरियो के और भी टाइप्स हैं। तो स्टीरियो के और दो टाइप्स, मतलब इसमें इसके डिवीजन से दो, एक है अपना, अरे यार बार बार इसमें गलती कर देता हूँ। एक है क्या कहते हैं इसको, हाँ, जियोमेट्रिकल। इसका एक और नाम है सिस्ट्रांस। ठीक है, ये है। ओके,
तो एक है जियोमेट्रिकल या फिर सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, और है एक है ऑप्टिकल। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही टाइप्स है, एक है जियोमेट्रिकल या फिर एक और नाम है सिस्ट्रांस, और एक है ऑप्टिकल। और कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब स्ट्रक्चरल में 6 तरीके के हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 जगह हो जाएगा आराम से। इसमें क्या है, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, इसके बाद है रिंग, इसके बाद है पोजीशनल, इसके बाद है फंक्शनल। बहुत तरीके के भाई, बहुत तरीके के। ठीक है, इसके बाद है मेटामेरिज्म, इसके बाद है टाउटोमेरिज्म। ओके, लेकिन हमारे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ चेन मेरिज्म ही है, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म ही है हमारे भाग्य में, और बाकी हमारे भाग्य में नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म ही पढ़ेंगे, यही 10th में दिया गया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। आइए शुरू करते हैं हमारा आइसोमेरिज्म का सफ़र। तो सबसे पहले हमारा चेन आइसोमर है ना, चेन आइसोमर्स, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उन सबको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटेन। फॉर्मूला क्या है बताओ, C5H12। ठीक है, अब देखो आपको देखने को मिलेगा कि फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग आपको मिलेंगे अभी। कैसे, पहला नॉर्मल ब्यूटेन हम ड्रॉ करने वाले हैं। नॉर्मल ब्यूटेन कैसे दिखता है, नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन। और एन का मतलब क्या है, यहाँ पर एन का मतलब है नॉर्मल। अरे रुको, थोड़ा सा इसको, यहाँ पर जो एन है, इस एन का मतलब है नॉर्मल। ठीक है, अच्छा मैं और लिख नहीं रहा, अच्छा लिख देता हूँ। यहाँ पर एन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल जो है। इसके बाद आयोपेक नेम, IUPAC नेम, मतलब आयोपेक बोलता हूँ उसको मैं, आयोपेक नेमिंग क्या है इसका, सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन। इसका आयोपेक नेम है सिर्फ और सिर्फ ब्यूटेन। ओके, एन वैन नहीं है, सिर्फ ब्यूटेन है। कॉमन नेम इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। ठीक है, टू कैटेगराइज। ठीक है, ओह सॉरी ब्यूटेन है, मैंने तो यहाँ पर पेंटेन का लिख दिया है फॉर्मूला, C4H10। ओके, गलती हो गया। अच्छा, तो ब्यूटेन का C4H10 ये है नॉर्मल वाला। अब आपको मैं एक और स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे सिखाऊंगा, देखो बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर सारे के सारे कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में रखा है। आप चाहो तो इसको ब्रांच भी कर सकते हो। ब्रांच करने के लिए क्या करना है, आपको इस वाले कार्बन को सिंपली बीच में लाना है, यहाँ पर एक ब्रांच बना देना है। कैसे, देखो सी 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 और यहाँ पर एक सी दे दिया। ठीक है, मतलब हमने सिंपली लास्ट वाले कार्बन को खींच के यहाँ पर बांध दिया। ठीक है, मतलब इसके साथ दोस्ती करा दिया। ठीक है, पहले ये कार्बन इसके साथ दोस्ती करा था, अभी हमने इस कार्बन को इस वाले कार्बन के साथ दोस्ती करवा दिया। क्लियर, अब बाकी का तुम आराम से हाइड्रोजन बिठा सकते हो। यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो CH होगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो CH3 होगा, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो CH3 होगा। क्लियर, अब इसका नेमिंग करते हैं। कैसे नेमिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। लॉन्गेस्ट चेन चुना हमने ये वाला। ठीक है,
अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तब भी मुझे नंबर 2 पे मिथाइल मिलेगा, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तब भी मुझे नंबर 2 पे ही मिथाइल मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो नंबरिंग मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 1 2 3 4, और अभी से 3 तक है। ठीक है, जोक्स कर रहा था। अच्छा 1 2 3, तो नेमिंग क्या होगा इसका? अच्छा कॉमन नेम क्या है देख लेते हैं, कॉमन नेम क्या है। अच्छा रुको, कॉमन नेम जो है इसको मैं और लिखूंगा नहीं, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, रुको। तो कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, मैं इसको एकदम इसके अलोंग लिख रहा हूँ, इसके डायरेक्शन में लिख रहा हूँ, आपको समझ जाना है। ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटेन। और आईयूपीएसी नेम, आईयूपीए नेम क्या होगा, हमें नेमिंग करना आता है। पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग करेंगे, तो 2 मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल है, और रूट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन बस, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब इसको आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है, और इसको कुछ ऐसे भी कहा जाता है, आई ब्यूटेन भी कहा जाता है, आई ब्यूटेन। ठीक है, अब आई क्या है भाई? आई मतलब आइसो। ठीक है, जैसे कि एन का मतलब नॉर्मल, वैसे ही आई का मतलब है आइसो। ठीक है, आई का मतलब है आइसो, आइसो। क्लियर? अच्छा भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन। अच्छा, अब आइसो क्यों लगाया गया है, आइसो का मतलब क्या है? ओके, आइसो का मतलब ये है कि मैं इसको साइड में लिखूंगा, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा खर्चा ना हो, खर्चा पानी नहीं। देखिए, आइसो का मतलब होगा जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है, जो सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है, ठीक है, चेन का, ऑफ द चेन, ऑफ द चेन, ठीक है, will have one alkyl group। तो आइसो वर्ड हमें कब यूज़ करना है? आइसो वर्ड हमें तब यूज़ करना है जब चेन, जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन का जो सेकेंड लास्ट है, मतलब ये वाला, ये सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के पास अगर 1 एल्काइल ग्रुप हुआ तो हमें यूज़ करना है आइसो। तो देखो, इस वाले पेरेंट चेन का सेकेंड लास्ट मतलब क्या, ये वाला कार्बन एटम है, इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप है? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल है। यहाँ पर क्या और एक और मिथाइल है क्या? डाई मिथाइल है क्या? नहीं, सिंगल मिथाइल है, इसलिए हमें आइसो यूज़ करना है। अब क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, अगर, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि एक बार एक एल्काइल ग्रुप होने से आइसो, अगर 2 हो जाए तो? ठीक है, उसके लिए एक और नाम होगा, हाँ जी, उसके लिए एक नाम है, उसका हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आइसो का मतलब होगा कि सेकेंड लास्ट एटम जो होगा, कार्बन एटम चेन का, पेरेंट चेन का, उसका, उसके साथ अगर 1 एल्काइल ग्रुप हुआ तो हमें आइसो वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, आइसो प्रीफिक्स यूज़ करना है। ठीक है, प्रीफिक्स। क्लियर हुआ? तो गौर से देखो अभी, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले कंपाउंड का हम फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, आइए, फॉर्मूला, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो C4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 3 2 5, 2 3 5, 5 और 5 10, C4H10। ठीक है, इसका तो C4H10 आ गया। अब देखना, इसका भी C4H10 ही आता है। देखो कैसे, देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4, C4, और हाइड्रोजन 3 1 4, 4 3 7, 7 3 10। वाह, अरे भाई साहब ये क्या है? अरे भाई, ये तो ये तो ये तो भाई चमत्कार है। देखो, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर एक ब्रांच चेन है। ठीक है, इसका नाम भी अलग है, देखो आईयूपीएसी नेम, ये मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है। कहाँ ब्यूटेन और कहाँ प्रोपेन? ठीक है, लेकिन भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मतलब ये है आइसोमर। तो ब्यूटेन का एक आइसोमर हमें मिल गया। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मेन चेन है, यहाँ पर मेन चेन है ये, यहाँ पर कितने कार्बन है? 4, और यहाँ पर मेन चेन है ये, और यहाँ पर कितने कार्बन से? 3। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूँ कि मेन चेन में कितने कार्बन है? मेन चेन कार्बन एटम्स। ठीक है, इस वाले केस में हमारा मेन चेन तो यही है, इसमें कार्बन है 4, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो मेन चेन है, हमने इसको चूज़ किया था मेन चेन, यहाँ पर कितने कार्बन है? 3। ठीक है, जो डिफरेंस है दोनों का ही फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्केन फंक्शनल ग्रुप है। ये मत सोचना कि एल्केन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, एल्केन एक फंक्शनल ग्रुप भी है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दे आर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, एल्केन है दोनों का। ओके, दोनों का ही एल्केन है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी एल्केन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। मेन चेन में कार्बन सिर्फ अलग है, ठीक, डिफरेंट है। इसका मेन चेन में 4 है, इसमें 3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2 पे है पेंटेन। ठीक है, पेंटेन फॉर्मूला क्या है? C5H12। एक्चुअली मैं गलती से पेंटेन का फॉर्मूला लिख दिया था तब। ओके, तो अब देखो पेंटेन। ओके ओके, लेट्स सी पेंटेन में क्या होगा। अब गौर से देखो, पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3 CH2 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 CH3। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। इसका कॉमन नेम क्या है? इसको कहा जाता है एन पेंटेन। इसको कहा जाता है एन पेंटेन। एन मतलब नॉर्मल पेंटेन, और IUPAC नेम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेंटेन। ओके, IUPAC नेम क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेंटेन। अब इसकी तरह इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? अभी लिखा हमने C5H12, इसका फॉर्मूला है C5H12। क्लियर? अब गौर से देखो, अब गौर से देखिए। ओके, अब मैं आपके सामने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो, मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सेपरेट आउट करता हूँ, इसको भी सेपरेट आउट करता हूँ। ओके, अब मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। अब ड्रॉ कैसे करना है? अब मैं क्या करता हूँ, इस लास्ट वाले कार्बन को, जिसका दोस्ती इसके साथ है अभी, इसको मैं इसका दोस्ती तोड़ के अब मैं कहाँ लाऊंगा? इसको मैं यहाँ लाऊंगा, एकदम बीच में, यहाँ पर लाऊंगा, मिडिल में लाऊंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से उठाकर इसके साथ दोस्ती करवा दूंगा। ठीक है, तो हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो, हमें एक नया बेहतरीन स्ट्रक्चर मिलेगा। देखो, ओके, देखिए, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इसका बॉन्ड तोड़ के इसके साथ इसका बॉन्डेज कर दिया। तब कैसा होगा? इसका भी ऐसा होगा कि सी 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 सी, और यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक सी आ गया, सब ऊपर दिया मैंने। ठीक है, ऊपर एक बॉन्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे नीचे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन जगह नहीं होगा ना, इसलिए मैंने ऊपर किया। ओके, अब क्या? अब हाइड्रोजन बिठा दो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है भाई। अब इसका हम नेमिंग भी करेंगे। ओके, इसका हम अभी नेमिंग भी करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए लॉन्गेस्ट चेन चुनता हूँ मैं इसको, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है।
कहाँ से स्टार्टिंग करूँ नेमिंग, सॉरी नंबरिंग। नंबरिंग मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अगर यहाँ से नंबर करता हूँ स्टार्ट, तो 1 और 2 नंबर पे मुझे एल्काइल ग्रुप मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँगा तो 1 2 3, मुझे 3 नंबर पे मिथाइल मिलेगा। तो जल्दी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4। ओके, अब नेमिंग करते हैं। अच्छा, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन नेम क्या है? अरे वेट 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 वेट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसका इंक सेम इंक हो गया ना। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। अब आईओपीएस नेम करते हैं। कैसे करेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट को नेम करो। सो 2 मिथाइल किया, फिर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। कहाँ पर पेंटीन और कहाँ पर ब्यूटेन, अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन फार्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन 1 2 3 4 5 C5, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पर 12 C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अब एल्केन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप दोनों का एल्केन है। ओके, दोनों का फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, लेकिन मेन कार्बन में, मतलब मेन चेन में जो कार्बन एटम्स है वो अलग अलग है। कैसे दिखाता हूँ। मेन चेन कार्बन एटम्स, यहाँ पर मेन चेन कौन सा है? मेन चेन तो यही है। कार्बन एटम्स कितने हैं यहाँ पर? 5, ठीक है। इसका मेन चेन कौन सा है? मेन चेन है यहाँ पर, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? 4। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके, क्लियर। इसके बाद यहाँ देख सकते हो आइसो वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि सेकंड लास्ट में देखो कार्बन एटम के साथ कितने, सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, इसलिए आइसो वर्ड यूज़ हुआ। इसको तुम आई पेंटिन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आई पेंटिन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं होगा। ओके, आई पेंटिन, ओके, क्लियर। अच्छा जी, अब देखो पेंटेन का एक और आइसोमर भी हो सकता है। कैसा? देखिए कैसा। मैंने अब क्या किया, मैंने अब इस वाले कार्बन को, अच्छा इस वाले कार्बन को नहीं, मैं अभी इस वाले कार्बन को खींच के यहाँ इसके साथ फिर से बॉन्ड करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं इस वाले कार्बन को खींच के यहाँ इसके साथ बॉन्ड कर दूंगा, तो कैसा बनेगा देखो। अरे 1 2 3, इसके साथ 1, इसके साथ 2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और बीच में सिर्फ C होगा। ओके, इसको थोड़ा सा इधर लाते ही छोटा कर देते हैं इसको। तो गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर हमारा जो है एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ का स्ट्रक्चर और यहाँ का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, आप देख ही सकते हो। ओके, अब इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम थोड़ा अलग है। इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन, नियो हाइफन पेंटेन। अब ये नियो क्या है भाई? ठीक है, नियो इसका मतलब है कि नियोपेंटेन का मतलब होता है, नियो का मतलब क्या होता है?
नियो का मतलब सेम ही है, आइसो का मतलब जैसा है वैसा ही है, सिर्फ क्या होगा यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द चेन में क्या होगा, बताओ 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 बताओ, दो एल्काइल ग्रुप होंगे। क्या बोला मैंने, दो एल्काइल ग्रुप्स होंगे, विल हैव टू एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, ओके। यहाँ से सेकंड लास्ट जो वर्ड है ना, लास्ट वर्ड को हटा दो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई, सेकंड लास्ट। ओके, तो सेकंड को हटा, लास्ट को हटा दो, ठीक है, सेकंड होगा। तो देखो, अब देखो, नियो प्रीफिक्स हम कब यूज़ करेंगे, जब सेकंड कार्बन, ठीक है, ये हमने इसको अपना पेरेंट चेन माना, या फिर इसको हमने इसका अपना पेरेंट चेन माना। तो अगर हमने इसको पेरेंट चेन माना, काउंटिंग स्टार्ट होगा यहाँ से 1 2 3। तो सेकंड नंबर पर जो कार्बन एटम है, अगर उसके साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये एक एल्काइल ग्रुप, ये एक एल्काइल ग्रुप, तब हमें नियो वाला प्रीफिक्स यूज़ करना है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखो सेकंड कार्बन है ये पेरेंट चेन का, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल है, मतलब एक एल्काइल ग्रुप है, तो तब हमें आइसो वाला प्रीफिक्स यूज़ करना है। अगर दो हुए तो नियो। क्लियर, वैसा ही। ओके, तो सेकंड कार्बन ऑफ द चेन विल हैव टू एल्काइल ग्रुप, तब हमें नियो वाला प्रीफिक्स यूज़ करना है। डन इट। अब इसको एक और, इस वाले कार्बन को एक नाम से पुकारा जाता है। कौन सा वाले कार्बन को, इस वाले कार्बन को। दिस कार्बन इज कॉल्ड क्वार्टरनरी कार्बन। क्या कहते हैं इसको, क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, क्लियर। अब नियोपेंटेन इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम है नियोपेंटेन। आईयूपीएसी नेम निकालते हैं आराम से। देखो, इसको मैंने अपना कार्बन चेन मान लिया, पेरेंट चेन मतलब, तो 1 2 3 4 1 2 3। ओके, तो पहले मिथाइल, दोनों को नेमिंग करना पड़ेगा। तो 2,2 पे दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन। सिंपल, डाई 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। 5 कार्बन है भाई साहब, 5 कार्बन है, C5। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 4, सॉरी यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 6 6, और यहाँ पर 3 9 और 3 12। अरे भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कैसे आ रहा है, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, इसलिए तो इसको कहा जाता है आइसोमर। इसका भी फंक्शनल ग्रुप एल्केन है, बिकॉज डबल बॉन्ड नहीं है सब किसी में भी। अब इसमें देखो, इसमें मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है। यहाँ पर मेन चेन में 3 कार्बन एटम्स है, जबकि यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर 5। तो देखो, कार्बन चेन में मेन चेन में कार्बन एटम्स का नंबर जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। बस यही 2 एग्जांपल्स थे। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, जो हमने यहाँ पर मैं आपको दिखाता। ये वाला क्वेश्चन देखो, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस प्रेजेंट, मतलब पॉसिबल है? हाँ भाई, पॉसिबल है, बहुत सारे पॉसिबल है, देखते हैं कैसे कैसे। ठीक है, आइए। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन, नॉट एक्सरसाइज। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का है ना, हाँ 4 का, ये रोमन 1 है आई गेस, हाँ ब्रोमो नहीं, रोमन 2 है, सॉरी रोमन 2 है, ब्रोमोपेंटेन वाला, ब्रोमोपेंटेन है ना। तो ब्रोमोपेंटेन को, मतलब ब्रोमोपेंटेन है ना, ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला क्या है? ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला है कि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन, हेलो एल्केन है ना, तो ब्रोमीन लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, और पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H12। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आकर बैठ गया है पेरेंट चेन के साथ, तो एक हाइड्रोजन कम होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H11। जैसे कि हमें पता ही था एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है,
एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n-1, ठीक है, वैसे ही। ओके, तो इसका फॉर्मूला है C5H11। H12 होता तो ब्रोमो वर्ड हट जाता, सिर्फ पेंटेन होता, बिकॉज पेंटेन का फॉर्मूला C5H12 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 11 है, इसलिए ब्रोमो यहाँ पर ऐड हुआ। मतलब कि जो अपना सपोज ये हमारा पेंटेन का मेन चेन है, यहाँ पर पहले इस वाली जगह पर हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके कितने सारे पॉसिबल है, देखो बहुत सारे पॉसिबल है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो कि पहले पेंटेन लिखते हैं, हाँ पेंटेन, हाँ CH, पहले पेंटेन लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3, है ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाया तो 2 हुआ, और इसके साथ यहाँ पर एक ब्रोमीन को ऐड कर दिया, क्लियर। अब इसका नाम क्या होगा, सिंपल, इसका नाम होगा 1-ब्रोमोपेंटेन। सिंपल, कैसे, पेरेंट चेन है ये, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। तो पहले ब्रोमीन के लिए क्या यूज़ होता है, प्रीफिक्स ब्रोमो, तो पोजीशन कहाँ पर है, 1 ब्रोमो। इसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 है, तो पेंटेन, 1-ब्रोमोपेंटेन, या फिर सिर्फ ब्रोमोपेंटेन लिखने से भी होगा। ओके, तो इसका नाम होगा ब्रोमोपेंटेन या फिर 1-ब्रोमोपेंटेन। अच्छा, 1-ब्रोमोपेंटेन लिख देता हूँ, ठीक है, तुम लोगों के लिए, 1-ब्रोमोपेंटेन, क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम थोड़ा और चालाकी करेंगे, ये हमारा ए है, मतलब एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका क्या है कि अब हमें इच्छा हुआ कि फिर से ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, फिर से। सर ड्रॉ करने की ज़रूरत ही क्या है, कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट मारते हैं, देखो यहाँ से, है ना। इसको सफ़ेद करते हैं, इंक को, इसको फिर से कॉपी मारते हैं। अब देखो, अब हमें इच्छा हुआ कि भाई Br को अभी हम यहाँ पर बिठाएंगे, इसके लिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लियर। तो अब ब्रोमीन का पोजीशन थोड़ा चेंज हुआ, अब कहाँ पर है, अब 2 नंबर पे है, पहले 1 नंबर पे था, अभी 2 नंबर पे है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। नाम सेम है, बस पोजीशन चेंज होगा किसका, ब्रोमीन का, इसलिए 2 हो गया, पहले 1 था, अभी 2 हुआ। अब क्या हो गया, अब क्या करूँ, अब इसको 3 नंबर पोजीशन में बिठा देता हूँ, ठीक है, बिठा ही सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होने से हमारा मतलब है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होना चाहिए। तो फिर से कॉपी पेस्ट, अब हमने क्या किया, यहाँ पर Br को बिठाया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लियर। इसका नाम क्या होगा, किस पोजीशन पे है ये, 3rd नंबर पोजीशन पे है, अगर हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हो गया 3-ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। फिर एक और तरीका है, एक और क्या तरीका है, अब अब बहुत लोग सोचेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पर Br को बिठा देता हूँ तो मुझे क्या होगा, क्या मेरा 4-ब्रोमोपेंटेन आ जाएगा, नहीं रे, नहीं, क्यों नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, समझा दो यार, समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं होगा। हमारी क्या गलती है, देखो गलती ये है कि CH3 CH2 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 CH3। अब अगर तुम्हारा इच्छा हुआ कि भाई मैं 4th नंबर पोजीशन पे, तुमको तो लग रहा है कि 4th नंबर पोजीशन है, ठीक है, तो तुमने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और Br को बिठा दिया, ब्रोमीन को बिठा दिया। अब मुझे बताओ हमारा पेरेंट चेन कौन सा होगा, यही रहेगा हमारा पेरेंट चेन। लेकिन ज़रा सोचो, आयोपेक का रूल क्या कहता है कि अब काउंटिंग कहाँ से होगा, काउंटिंग अभी यहाँ से होगा। अब बोलोगे भाई काउंटिंग यहाँ से क्यों होगा, अरे भाई गधे, देखो IUPAC रूल क्या कहता है कि जहाँ से, जिस एंड से काउंटिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिलता है, हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम इतने देर से हम इसको यहाँ से काउंटिंग कर रहे थे, बिकॉज यहाँ से काउंटिंग करने पर हमें ब्रोमीन जल्दी मिल रहा था। लेकिन अब हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो मुझे नंबर 4 पे ब्रोमीन मिलेगा, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें नंबर 2 पे
ब्रोमीन मिलेगा। और अगर ये नंबर 2 पे ब्रोमीन मिल जाता है तो हमारा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा। तुम बोलोगे भाई ये तो नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो सेम हो गया, हमने तो कर लिया था। देखो यहाँ पर 2-ब्रोमोपेंटेन हम ऑलरेडी कर लिया था, तो क्या कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ? नहीं। तो बहुत लोग सोचे कि अच्छा भाई ये समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब अगर मैं बी आर को यहाँ पर बिठाऊंगा तो मुझे नंबर 5 मिलना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोगों के दिमाग में आ सकता है कि भाई यहाँ से बिठाऊंगा तो मुझे बी आर का नंबर 5 आएगा। नहीं, अब काउंटिंग फिर से यही से स्टार्ट होगा 1 नंबर पे। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 ब्रोमोपेंटेन मिलेगा। 1 ब्रोमोपेंटेन तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो क्या होगा? सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम होगा तो आइसोमर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। इसी कारण से हम बी आर को यहाँ पर और बिठा नहीं सकते। हम या तो यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं अगर हम यहाँ से आ रहे हैं, या फिर अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ 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 बिठा सकते हैं अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। अब क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को खींच के हम क्या करेंगे इस वाले से बिठा देंगे यहाँ पर, इस वाले के साथ बॉन्ड कर देंगे इसको खींच के। ओके, देखते हैं कैसे खींचते हैं। देखो क्लियर, बहुत ईजी है, देखो बहुत ईजी है। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसके साथ बी आर को लगा के रखा। बी आर वैसे ही है, देखो पहले भी यहाँ पर ही था, 3rd नंबर पे था, अभी भी 3rd नंबर पे है, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा। और हमने क्या किया, इसको इसके साथ बॉन्ड कर दिया। कैसे? तो इसको हटा दो भाई, हटाकर हमने यहाँ पर एक और कार्बन जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका ये CH3 हो जाएगा और ये भी फिर से CH3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई ये सब, क्लियर, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पर एक एज हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? बिकॉज ऑलरेडी देखो यहाँ पर 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एज रहेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए ध्यान रखिए इन सब बातों का, क्लियर। अब गौर से देखिए, अब गौर से देखिए। अच्छा ज़रा रुको, क्या हमारे इसके ये करने से क्या हमारा नेमिंग अलग होगा क्या? देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 ये हमारा पेरेंट चेन है। दिस इज़ आवर पेरेंट चेन। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? अरे भाई यहाँ से, ऑब्वियसली यहाँ से करूँगा तो 2 नंबर पे मुझे सब्स्टिट्यूट मिलेगा, यहाँ से करने जाऊँगा तो 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूट मिलेगा। ये नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया 1 2 3 4। सो 2 नंबर पे मुझे ब्रोमीन भी मिल रहा है और मिथाइल भी मिल रहा है। ओके, तो कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो पहले लिखेंगे, बिकॉज बी पहले आता है, फिर एम आता है मिथाइल का। सो पहले 2 ब्रोमो, फिर से 2 नंबर पे मिथाइल, फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो इसलिए ब्यूटेन। क्लियर, ओके, ये आएगा हमारा आंसर। तो चलिए लिख लेते हैं। ये काउंटिंग स्टार्ट किया यहाँ से, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर पे ब्रोमो, फिर से 2 नंबर पे मिथाइल, और पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन। सिंपल। अब चाहो तो एक काम कर सकते हो, अब चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, CH3 C CH2 CH3, और यहाँ पर ब्रोमीन बिठा दिया, यहाँ पर CH3 बिठा दिया, तब भी तुमको क्या मिलेगा? सेम ही कंपाउंड, सेम ही स्ट्रक्चर मिलेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुमको सेम ही नाम मिलेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको सेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोग, हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पर एक बी आर लगाया है और यहाँ पर एक CH3 लगा दिया और बाकी यहाँ पर नहीं है। ओके, हो सकता है सेम ही आंसर आएगा। ओके, अब डिफरेंट करना है। अब मैं क्या करूँगा, देखो, अब मैं बी आर को यहाँ लगा दूँगा 2nd नंबर पे, तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा, और CH3, इस वाले CH3 को मैं यहाँ लगा दूँगा। ठीक है, देखिए हटाया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक CH लगा, C लगाऊंगा तो बाकी H3। ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा बिकॉज 4 बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अच्छा जी, अब इसका नेमिंग करते हैं। तो पेरेंट चेन तो अपना यही होगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें?
अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ तो नंबर 2 पे ब्रोमीन मिल रहा है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो नंबर 2 पे क्या मिल रहा है, नंबर 2 पे मिल रहा है क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल। मिथाइल। अब तुम कैसे चूज करोगे कि कौन से वाले साइड से करो, बिकॉज देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तब भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। अब तुमको देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, ब्रोमीन का बी अल्फ़ाबेटिकली पहला आता है या फिर मिथाइल का एम, ऑब्वियसली बी आता है, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, सिंपल। तो यहाँ से 1 2 3 4। अब नामिंग करते हैं, नामिंग, ओके नेमिंग नहीं करेंगे, नामिंग करेंगे, चलिए। तो 2 नंबर पे है ब्रोमो, ठीक है, और 3 नंबर पे है अपना मिथाइल, और कार्बन चेन में 4 है कार्बन एटम्स, तो ब्यूटेन। क्लियर, सिंपल। तो देखो यहाँ पर भी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर 2 मिथाइल था, यहाँ पर 3 नंबर पे मिथाइल है, तो अलग स्ट्रक्चर हुआ। अब एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको एक और नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो सबको मैं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, देखो सब तरीके दिखाऊंगा। अब मेरा मर्जी हुआ क्या, देखो अब मेरा मर्जी हुआ कि ब्रोमीन को फर्स्ट पे बिठाता हूँ और इसको यहाँ बिठा देता हूँ सेकंड पे, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मेरा मर्जी भाई, मेरा मर्जी मैं करूँ, मुझको बस डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए। तो इसको मैं यहाँ पर बिठाऊंगा कार्बन को, तो यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 4 बॉन्ड बनेंगे। चलिए, अब इसका पेरेंट चेन तो ऑब्वियसली यहाँ है, इसका पेरेंट चेन ऑब्वियसली यहाँ है। अब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और यहाँ से स्टार्ट करूँगा नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन मिल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्टिंग किया, नेमिंग सॉरी नंबरिंग, तो क्या मिला कि 1 नंबर पे ब्रोमीन मिला तो ब्रोमो, 1 नंबर पे ब्रोमो, और 2 नंबर पे मिथाइल, ठीक है, और पेरेंट चेन में 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटेन। तो देखो फिर से डिफरेंट स्ट्रक्चर, यहाँ पर 1 ब्रोमो है, यहाँ पर 2 ब्रोमो था, ओके, यहाँ पर 2 मिथाइल है, ओके, पहले यहाँ पर 2 ब्रोमो था, यहाँ पर 1 ब्रोमो है, तो अलग है, ओके। मिथाइल का पोजीशन सेम हो सकता है, दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रोमीन का पोजीशन चेंज है, इसलिए स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आइए एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसको। अब चलिए इसको एक और तरीके से भी करते हैं, देखो अब क्या किया, अब मैंने सोचा कि चलो भाई ब्रोमीन को तो फर्स्ट में, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें CH2 होगा, लॉल 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 लॉल, और कहीं पे गलती तो नहीं किया ना मैंने, अरे CH2 होगा यहाँ पर CH2 होगा, अरे रुको रुको रुको, क्या लिख रहा हूँ पागल, यहाँ पर CH होगा, और कहीं पे गलती तो नहीं किया, नहीं किया नहीं किया नहीं किया, हाँ नहीं किया, यहाँ पर CH2 होगा, ओके। तो यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, बिकॉज एक ब्रोमीन आ गया ना, तो बॉन्ड एक टूट जाएगा हाइड्रोजन का, चला जाएगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। और मैंने क्या किया भाई, इसको फिर से उठाकर अभी 3rd नंबर पे लाया, ओके 3rd नंबर पे लाया। आइए इसको उठाऊंगा तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। पेरेंट चेन ऑब्वियसली हमारा यही रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज नंबर 1 पे हमें ब्रोमीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगा तो नंबर 2 पे मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 नंबर पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और 3rd नंबर पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और बाकी का तो आपको पता ही है, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, ओके, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। और किस तरीके से किया जा सकता है, अगर अब हम थोड़ा अतरंगी तरीके से करेंगे, लास्ट तरीका है। अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है, CH3 CH2 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 CH3, पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन, है ना। हमने क्या किया, इस CH3 को उठा के यहाँ पटका, ठीक है, तो अभी ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पटक दिया इसको, ठीक है, और इस वाले CH3 को भी उठाकर इसके साथ बॉन्ड कर दिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन दोनों हट जाएंगे, क्लियर। अब एक ब्रोमीन भी चाहिए, तो ब्रोमीन को क्या किया कि भाई ब्रोमीन तू यहाँ बैठ जा, ठीक है, तो यहाँ बिठा दिया ब्रोमीन को,
हो गया, ये भी एक अलग स्ट्रक्चर हमें मिल गया। तो इसका नेमिंग करते हैं, CH3 CH2, यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर एक CH3। ओके, और इसके साथ एक Br। अब कार्बन चेन है ये अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और अब चाहो तो लॉन्गेस्ट चेन, हाँ यही होगा, ठीक है यही होगा, यही होगा लॉन्गेस्ट चेन। इसको लॉन्गेस्ट चेन दिया। अच्छा, और कुछ है क्या? इसको लॉन्गेस्ट चेन दिया। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज नंबर 1 पे हमें सब्स्टिट्यूट मिलेगा। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इसका नाम क्या होगा? 1 नंबर पे ब्रोमो है, 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और कार्बन चेन में 3 है कार्बन एटम, तो प्रोपेन। देखो हर बार अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए नेम भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि नेम डिफरेंट आए। ठीक है, नेम डिफरेंट आना चाहिए। अगर आप कहीं किसी भी तरीके से भूल भी जाते हो कि भाई अरे आइसोमर है कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, तो देखना कि नाम अलग अलग आना चाहिए सबका, मतलब स्ट्रक्चर्स का, तब आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ भाई मेरा आइसोमर बन गया। ओके, तो कुछ ऐसे आपको आइसोमर्स बनाने हैं, मतलब बहुत फ़नी तरीके से आपको बनाना है, बस आपको एक को उठा कर वहाँ पटक देना है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और करेंगे प्रैक्टिस, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, मतलब रिएक्शन के बारे में, पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा वीडियो, लेंदी वीडियो होगा, तो मैं इसी वीडियो में आइसोमर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, और इस वीडियो में हम और स्टार्ट नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, एक फ्रेश वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटाइन। पेंटाइन फॉर्मूला क्या है? बताओ बताओ, फॉर्मूला क्या है? पेंटाइन फॉर्मूला होगा C5H8। C5H8 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है? इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कुछ ऐसा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एक CH3 और यहाँ पर CH3। ओके, तो ये एक हो सकता है, ठीक है, ये एक हो सकता है, मैंने इससे रैंडमली लिखा है इसको। इसका नाम क्या होगा? सिंपल है, ये हमारा मेन चेन है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, क्योंकि नंबर 2 पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो नंबर 3 पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, है ना। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर, अच्छा पेंट। ठीक है, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है इसलिए पेंट हुआ, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर पे, तो 2 आइन, पेंट 2 आइन। ये एक आइसोमर है इसका, पेंटाइन का। इसके बाद एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अब करते क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड को सामने ले जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा, CH, और सर रुको, C ट्रिपल बॉन्ड विथ CH, ओ सॉरी C, इसके बाद यहाँ पर CH2, फिर CH2, फिर यहाँ पर CH3। अब काउंटिंग फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन। तो ऑब्वियसली देखो नाम अलग अलग है, मतलब स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे, कंफर्म्ड आइसोमर है। एक और भी किया जा सकता है, जो कि है कि CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर मैंने एक ब्रांच लगा दिया CH3। ठीक है,
जस्ट मेक श्योर कि 5 कार्बन हो ऑल टुगेदर, बिकॉज पेंटाइन है इसलिए। अब इसका पेरेंट चेन तो भाई ये है पेरेंट चेन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा बिकॉज नंबर 1 पे मिलेगा हमें ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और इसका नेमिंग क्या होगा, नामिंग करते हैं नामिंग। इसका नामिंग होगा कि 3 नंबर पे मिथाइल है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना पड़ता है ना। और फिर कार्बन चेन में 4 है तो ब्यूट, और 1 नंबर पे आइन है, ठीक है। सो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ओके, तो ऑब्वियसली नाम डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। और किस तरीके से किया जा सकता है इसको आइसोमर, लेट्स सी। अगर मैं सी ऐसा है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पर भी फिर से 5 ही कार्बन होंगे, लेकिन अच्छा ट्रिपल बॉन्ड भी तो चाहिए ना। अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे तो पेंटेन, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए होगा ना, तो पॉसिबल होगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसा, ठीक है ना। तो अगर इसको यहाँ ले आए, अच्छा इसको ट्रिपल बॉन्ड कर देता हूँ और हम्म 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 ऐसा होगा क्या? वेल 1 2 3 4 5 हो भी सकता है, क्या बोलते हैं, हो भी सकता है ये आइसोमर हो भी सकता है। वेल और आइसोमर पॉसिबल है क्या इसका पेंटाइन का? यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 बॉन्ड, और यहाँ एक CH3, यहाँ पर 4 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन इसको चुनता हूँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। अच्छा, अब 1 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ से भी 1 नंबर पे मिथाइल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ता है ना। दोनों जगह पे मिथाइल है, खैर जाने दो, इसका और पॉसिबल नहीं है जितना तक मुझे लग रहा है कि और पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ आइसोमर्स हैं जो पेंटाइन के पॉसिबल हैं। ओके, these are the possible isomers of pentine, and hence this is the end of this video. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बिकॉज आइसोमर हमारा ख़त्म हो चुका है, होमोलॉगस सीरीज़ भी हमने ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज ये हम बात करेंगे यहाँ पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में उसको लेकर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बहुत 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 टफ है, लेकिन समझना तो पड़ेगा आपको। सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि जो अगला वीडियो आएगा मेरा, उसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, बिकॉज बहुत ऐसे बातें हैं जो आप मिस आउट कर सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया। बिकॉज केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन रिएक्शंस को याद नहीं रख पाते, ये वन इशू है। और दूसरा इशू ये है कि यू कैन से कि क्या कहते हैं इसको, हाँ, इसमें जो डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंसेस हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ फीचर्स हैं जो सब लोग याद रख नहीं पाते, और उसी कारण से MCQ में वो क्वेश्चंस आते हैं और वो कर नहीं पाते हैं। ओके, सॉल्व। फिर अपना सोप का डिटर्जेंट वो हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, बिकॉज सबको एक साथ रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसके बाद हम आराम से बातें करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले रिएक्शंस के बारे में हम अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।